हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो कैंडिडेट हमसे रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है कि रेगुलर टॉपिक वाइज क्लासें अपलोड हो रही है। टॉप एमसीक्यू लेवल हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होने वाला 7 फरवरी को। उसके अंदर आने वाली परीक्षा में जो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, वो ऐसे ही आएंगे। इस लेवल के आएंगे दोस्तों। हम लेवल बताएंगे एमसीक्यू के। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो 10 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बन गई है। ये वीडियो नंबर 11 है। तो जाइए दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, ज़रूर देखिए। 10 वीडियो ऑलरेडी पहले बना दी गई है। 11 नंबर वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो चलिए फाइनली अपनी इसका पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। मार्कर का अब थोड़ा थोड़ा सा इशू रहता है दोस्तों। मंगवाया है वैसे तो, जो पेन है जो स्क्रीन पे चलता हो। फ्लिपकार्ट से आज ही ऑर्डर किया है, तो काफ़ी लगेंगे। 2 फरवरी को आएगा लगभग। और उसके बाद दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यार छोटा हो गया ना। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं आज का। ये नहीं, अरे ये तो कहाँ चला गया भाई मेरे। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तो चलिए दोस्तों, जिसको फटाफट से आंसर आ रहा कर दीजिएगा। एक शक्ति मापन 1 वाट मीटर विधि में कुल शक्ति की गणना करें जब 1 वाट मीटर रीडिंग 40 वाट रीडिंग दे रहा है। तो विधि कौन सी है दोस्तों, माय डियर। विधि कौन सी है? 1 वाट मीटर विधि। क्या माप रहे हैं? शक्ति माप रहे हैं। 1 वाट मीटर के लिए एक, अगर टोटल पावर निकालनी हो तो अपने पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? 3 × 1 वाट मीटर की रीडिंग। क्या फॉर्मूला होता है? 1 वाट मीटर की रीडिंग अगर अपने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। कैसे? देखो, 3 का 3 यहाँ रख देंगे तो, और 1 वाट मीटर की रीडिंग कितनी वाट दे रहा है वो? 40 वाट दे रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 120 वाट। समझ गए बात को? कितना आ जाएगा? 120 वाट। राइट आंसर कर देंगे। 1 वाट मीटर की रीडिंग बटे पीटी निकल जाएगा 3 अगर 1 वाट मीटर विधि में शक्ति मापन अपने करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसकी 2-4 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी माय डियर? ये है 1 वाट मीटर विधि। इसकी ये इसका उपयोग करते हैं अपने संतुलित भार के लिए। शक्ति जब जब संतुलित भार हो तब उपयोग करते हैं इसका शक्ति मापन में। ठीक है, संतुलित के अंदर क्या होता है? संतुलित भार कौन सा होता है? संतुलित भार जिस पे आर और एल, आई, जेड, ये तीनों चारों एक फेज पर बराबर होते हैं, समान मान होता है, तब भार संतुलित होता है। ठीक है, और अनसंतुलित, अनबैलेंस कब होता है? ये तीनों का मान अलग अलग हो तब। वाट मीटर विधि वो चाहे भाई स्टार में हो या डेल्टा में, संतुलित चाहे डेल्टा में हो चाहे स्टार में, दोनों 1 वाट मीटर का उपयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 2 वाट मीटर विधि में शक्ति का मापन, वाट मीटर में विधि का मापन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2 वाट मीटर विधि है, शक्ति का मापन कर रहे हैं। देखो, 3 फेज 3 वायर संतुलित लोड के लिए, 3 फेज 3 वायर असंतुलित लोड के लिए, 3 फेज 4 वायर संतुलित लोड के लिए, 3 फेज 4 वायर असंतुलित लोड के लिए। तो जल्दी से जिसका आंसर आ रहा है फटाफट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। तो फाइनली मैं पढ़ता हूँ। 2 वाट मीटर विधि शक्ति मापन विधि का जो उपयोग है वो किसके लिए नहीं करते हैं? 3 फेज 4 वायर के लिए। किसका उपयोग नहीं करते हैं? नहीं किया जाता। 2 वाट मीटर विधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल के अंदर। तो अपने किस तरफ जाएंगे? 3 फेज 4 वायर असंतुलित लोड हो तब 2 वाट मीटर विधि के द्वारा शक्ति मापन अपने
नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एग्जामिनर एक स्टेप और आगे चला जाता है। क्या चला जाता है आगे? एग्जामिनर पूछता है कि हमें 2 वाटमीटर मेरे पास है और मेरे को क्या करना है, 3 फेज 4 वायर असंतुलित लोड ही मेरे को मापना है, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर सका लोड किसी कारणवश, मेरे पास अनबैलेंस लोड है, फिर मैं क्या करूँगा। तो इस सिचुएशन में मेरे पास है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मेरे पास एक चीज़ होती है जिसको अपने बोलते हैं सीटी, जो क्या होता है दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर होता है। समझ गए, करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो दरअसल मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, यह है दोस्तों वाट मीटर। वाट मीटर की 2 कॉइल होती है या नहीं होती है? एक तो करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल। ठीक है, जो प्रेशर कॉइल समांतर में लगती है और ये सीरीज में लगती है। ये लगती है दोस्तों करंट कॉइल होती है, ये मोटे तार की होती है। ठीक है, मोटे तार की, और ये होती है पतले तार की। कौन से? पतले तार की बनी होती है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि जो वाट मीटर की करंट कॉइल है, करंट कॉइल को सीटी से, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर के साथ संयोजित कर दिया जाए, तब 2 वाट मीटर विधि का उपयोग अपने कर सकते हैं 3 फेज 4 वायर असंतुलित के लिए उपयोग कर सकते हैं इसी सिचुएशन में। बट अपने ऐसा डीपली कोई नहीं जाता, इतना डीपली मैं समझा रहा हूँ, सीधे सीधे ध्यान रखो, इसका उपयोग इसके लिए नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, इतनी बातें हो गई आपकी क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये देखो, 2 वाट मीटर के अंदर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहती है 2 वाट मीटर विधि, बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर इसके। तो देखो मैं पढ़ता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन। 2 वाट मीटर विधि शक्ति मापन विधि में अगर पावर फैक्टर का मान 0.5 है तो उस समय दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। देखो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। 1 वाट मीटर 0 रीडिंग देगा, 1 वाट मीटर टोटल पावर शो करेगा, दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होगी, 1 वाट मीटर पॉजिटिव देगा, दूसरा वाट मीटर नेगेटिव देगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके अंदर अगर पावर फैक्टर का मान 0 है, ये एक सारणी बनती है टेबल बहुत बड़ी, जिसमें पावर फैक्टर का मान और जिसमें थीटा और जिसमें दोनों वाटोमीटर की रीडिंग ये सब लिखी जाती है, आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन आए 0.5 है अगर पावर फैक्टर, तो क्या होगा, 1 वाटमीटर 0 रीडिंग देगा और टोटल पावर क्या होगी अपनी, 1 2 वाट नंबर 2 है वो हमको पावर है जो पूरी शो करेगा, टोटल पावर पूर्ण शक्ति अपने को दर्शाएगा। ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन। अगर ये बी नंबर ऑप्शन किसके लिए है दोस्तों, ये है जब पावर फैक्टर क्या हो, पावर फैक्टर इकाई हो दोस्तों। ठीक है, पावर फैक्टर इकाई हो, पावर फैक्टर इकाई कब होता है, रजिस्टिव लोड पे। ठीक है, कौन से लोड पे, रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। समझ गए। ठीक है, अब इस पे और इसमें कई बार थीटा पूछ लेता है दोस्तों। 0.5 है तो वोल्टेज और बीच कला कोण कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री के होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पावर फैक्टर की बात करूँ, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे मैं पावर फैक्टर की बात करूँ तो मेरे पास माय डियर पावर फैक्टर कितना होगा, 0 से 0.5 के बीच क्या होगा, 0 से 0.5 के बीच होगा पावर फैक्टर। और वहीं थीटा की मैं बात करूं, यहाँ पे थीटा कितना होगा फिर 60 से 90 के बीच, 60 से 90 के बीच थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप, मैं वादा करता हूँ वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, कुछ ना कुछ जरूर नया सीख कर जाओगे। एक प्रत्यावर्तक में ओपन स्लॉट स्थापित किए जाते हैं, निम्न में से ओपन स्लॉट स्थापित करने के निम्न में से हानि कौन सी होती है। एक होता है ओपन स्लॉट, एक होता है सेमी ओपन, मतलब एक तो पूरा खुला होता है, एक अर्ध खुला होता है या अर्ध बंद भी बोल सकते हैं। फर्मर कोयल फर्मर में बनाना कठिन है, शीघ्र स्थापना, इंसुलेशन और फ्लक्स का वितरण असमान हो जाता है। तो इसका क्या करेंगे, राइट आंसर कर देंगे डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और ये क्या है, ये है इसके लाभ, बेनिफिट्स है किसके, ओपन स्लॉट के। शीघ्र स्थापना मतलब खुला होगा एक तो जल्दी से वाइंडिंग डल जाएगी, और उत्तम इंसुलेशन इसका होगा। 2 प्रकार के होते हैं। एक और इसकी हानि होती है कौन सी, कि वेव वाइंडिंग, इसके कारण क्या होता है, जो वेव वाइंडिंग की ज़्यादा तरंग होती है ना, वो पूरी साइन वेव नहीं बनती है। ठीक है, वो पूरी साइन वेव नहीं बनती है,
किसके कारण? हार्मोनिक्स के कारण। आगे आएगा हार्मोनिक्स का क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इस पर भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अपने को। देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सैलेंट पोल की रोटर की गति पूछ रखी है, तो 375 आरपीएम से लगभग समथिंग होती है, तो मीडियम मानता हूँ इसको। निम्न में मध्यम की श्रेणी में आती है 300 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। वहीं इसका व्यास पूछ लिया जाता है कई बार, तो व्यास क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है, व्यास बड़ा होता है। लंबाई क्या होती है? लंबाई, व्यास बड़ा होगा तो लंबाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यही बेलनाकार के लिए पूछे तो उल्टा हो जाता है, व्यास कम हो जाता है, लंबाई अधिक होती है और उसकी गति उच्च होती है। 3000 आरपीएम तक उपयोग में लेते हैं इसको, हाइड्रो पावर में, और उसको स्टीम पावर में उपयोग में लेते हैं, समझ गए। पोल की संख्या इसमें 20 होती है, उसमें लगभग 2 होती है, अपने 2 से 4 तक मान सकते हैं बेलनाकार के अंदर। एक रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में स्लिप रिंग की संख्या, स्लिप रिंग होती क्या है? एक स्लिप रिंग, इसको बोलते हैं सर्पिवल्या, इंग्लिश शुद्ध प्योर हिंदी नाम, निमी का नाम है सर्पिवल्या। ये फास्फोरस ब्रोंज या इसको बोलते हैं क्योंकि कठोर कृषि तांबे से निर्मित होती है, ठीक है। और इसका मान 0 होता है या 2 होता है या 3 होता है। रोटेटिंग फील्ड है, फील्ड क्या कर रहा है? फील्ड घूम रहा है, फील्ड घूम रहा है मतलब कि अपने क्या होता है, एक चालक होता है, एक फील्ड होता है, तो फील्ड यहाँ पे घूम रहा है, तो चालक है, एक सिंपल सी बात, चालक स्थिर होगा। तो उसके अंदर स्लिप रिंग कितनी होती है? 2 होती है। अब कई जनों का क्वेश्चन का यहाँ पे कई बार मिस्टेक्स ये आती है कि क्या है कि फील्ड रोटेट है, आर्मेचर जो चालक है वो स्थिर है, इसीलिए अपने कोई स्लिप रिंग नहीं लगाते। माय डियर, स्लिप रिंग 2 लगानी पड़ेगी, किस लिए? रोटर को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। किस लिए? रोटर को एक्साइट करने के लिए आपको स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये 3 और ऑप्शन 4 नंबर, ये कब हो जाता? 3 नंबर ऑप्शन है, ये हो जाता कब के लिए? जब चालक गतिमान हो जाता, ठीक है, चालक घूर्णन करने लग जाता तब होता। ये किसके लिए होती है? डेल्टा के लिए 3 स्प्रिंग लगा देंगे, और स्टार के लिए 4 स्लिप रिंग लगा देंगे अपने, समझ गए। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, कल 1 घंटे की वीडियो बनी थी। एक सिंगल फेज में अल्टरनेटर में समानित होता है, सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है जो अपनी शादियों में सामान्यतः एक 240 वोल्ट तक होता है, पर अपने 400 वोल्ट तक इसको मान सकते हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में ठिठता होता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें भी दोस्तों 2 स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। देखो चालक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, ये ऑप्शन किसी हिसाब से नहीं हो सकता। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान क्षेत्र, देखो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, क्यों? आपको नाम याद होगा, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसने क्या बात कहा था? यदि किसी गतिमान चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाए तो तब ईएमएफ प्रेरित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ उल्टी बात कह सकता है कि कभी चालक स्थिर रखा जाए, और क्या मतलब कि दोनों में से या तो चालक स्थिर हो या चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, ठीक है। मतलब कि ये एक तो चालक गतिमान हो तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होना चाहिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो तो चालक स्थिर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे चालक घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और चालक स्थिर है, तभी ईएमएफ प्रेरित हो पाता है, ठीक है। अगर दोनों स्थिर होंगे तो ये ईएमएफ ही नहीं बनेगा, मतलब कि दोनों में से एक ऑप्शन राइट होने वाला है। तो सिंगल फेज अल्टरनेटर में बेसिकली मेरे को देखा जाता है कि छोटे अल्टरनेटर होते हैं जो ब्याह शादियों किसी अपने फंक्शन वगैरह मनाते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिंगल फेज में चालक गतिमान होता है और चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो फाइनली अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को लगता है शायद न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल आगे आएगा। हाँ ये रहा 9 नंबर न्यूमेरिकल है, आएगा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या एक अल्टरनेटर में सामान्यतः अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया? ईएमएफ प्रेरित का मान होता है, सॉरी, डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का मान होता है सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में क्या होता है माय डियर? 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब अल्टरनेटर क्या है? स्टार्ट है, रनिंग कंडीशन के, रनिंग में नहीं है, स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब स्टार्ट ही हो रहा है। ये कब वाइंडिंग कार्य करती है माय डियर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको, फिर जगह थोड़ी रह जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ समझाने के लिए। डैम्पर वाइंडिंग कब काम में आती है दोस्तों? जब रोटर गति घटने लग जाती है। शायद इसका मैं आपको बता देता हूँ, डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, ये क्या होती है? हंटिंग,
हंटिंग दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लेती है। समझ गए? कम कम करते हैं, बस इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हंटिंग क्या होता है? लोड परिवर्तन के कारण, ठीक है, लोड में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसके कारण एक रोटर होता है वो दोलन करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है, तो उसको हंटिंग बोलते हैं। उसके निवारण के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसका कई बार एग्जाम के अंदर स्थापना पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना, इसको कहाँ लगाया जाता है, तो कहाँ लगाते हैं माय डियर, कहाँ लगाते हैं माय डियर? पोल फेस पर, पोल फेस पर इसको लगाया जाता है। और हंटिंग का एक अन्य नाम होता है, हंटिंग का क्या नाम होता है? फेज स्विंग, स्विंग कई बार मैंने बताया है, फेज स्विंग के नाम से हंटिंग दोष को जाना जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर से समझ में हो आ रही होगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बता दी। देखो, पिच फैक्टर की अपने को गणना करनी है। स्लोट 36 है, पोल 4 है, अल्टरनेटर में कॉइल स्नैप कॉइल स्पान है जो 1 से 8 है। जिस कैंडिडेट को अल्टरनेटर का पिच फैक्टर का और डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नहीं याद है, एक बार फॉर्मूला ज़रूर याद करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम के अंदर फॉर्मूला ही कई बार अपने को सीधा ही पूछ लेता है। ठीक है, ये अल्फ़ा अपॉन 2 ये होता है क्या? अल्टरनेटर के अंदर पिच फैक्टर का, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, और पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, और इसका मान हमेशा इकाई से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों कट गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो इसमें आएगा, यहाँ इसमें आएगा। तो अपने निकालते हैं अल्फ़ा। पहले निकालता हूँ मैं क्या? पोल पिच, क्योंकि मेरे को पोल पिच निकालनी पड़ेगी, पोल पिच निकालनी पड़ेगी तो ही मेरे को अल्फ़ा निकलेगा। मेरे को पता है पोल पिच बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या माय डियर? पोल पिच बराबर स्लोट बटे पोल, स्लोट बटे पोल होता है ना। स्लोट मेरे को 36 दे रखे हैं, पोल मेरे को 4 दे रखे हैं, 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 आ जाएगा। अब देखो इसको, क्वेश्चन को, एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर क्या सूत्र होता है? अल्फ़ा बराबर पिच में अंतर। कल तो आ जाएगा दोस्तों, पेन सॉरी कल नहीं, 2 तारीख को आएगा। तो पिच में अंतर पूर्ण में, पूर्ण पिच अभी निकाल के आए ना, क्या निकाल के आए अभी पीछे? पोल पिच निकाल के आए। ठीक है, वो यहाँ रखनी है पोल पिच। अब देखो कॉइल स्नैप कितना है? 1 से 8 है, तो 1 से 8 हमें वाइंडिंग करनी थी दोस्तों, किस पे? 9 पे, बट अपने कहाँ कर दी? 7 नंबर पे। ठीक है, तो पूर्ण पिच या पोल पिच कितनी अभी कितनी है? अभी निकाल के लास्ट 9। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे माय डियर, इसके याद रखना 180 होता है इंटू के अंदर। ठीक है, अल्फ़ा है इसलिए 180 डिग्री था, तो यहाँ अपने 180 से अपने क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 180 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मान रखूँगा कहाँ? के पी कोश अल्फ़ा की जगह 40 डिग्री अभी मैं निकाल के आऊँ बटे 20, इसको मैं करूँगा तो 20 आ जाएगा। कोस 20 का मान मेरे को याद रखना पड़ेगा कि 0.94 होता है। ठीक है, 94 होता है। आई होप कैलकुलेशन समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक सप्ताह समाप्त होने वाला हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स 2 प्रकार के होते हैं माय डियर, 5, 7, 11, 14। क्या होते हैं? एक तो सम होता है, एक विषम होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो दोस्तों एक ट्रिक हमेशा याद रखा करो कि जो समाप्त सप्ताह समाप्त हो जाता है वो हार्मोनिक्स से होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। मान लो 21 नंबर है, तो 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 7। ठीक है, 7 7 ही 21 होते हैं, तो मतलब 21 हार्मोनिक्स, 21 नंबर हार्मोन है वो, बिल्कुल उसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। जिसमें 3 का भाग पूरा, जिसमें मान लो 64 है, तो 64 में 2 का भाग देंगे 3, और 2 दूनी 4, 34, 32। ठीक है, 32 दूनी 64, 30 30 60, 2 32 4। ठीक है, तो 64 नंबर हार्मोन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जिसमें 2 का पाड़ा पूरा पूरा जाता हो, जिसमें 3 का पाड़ा पूरा पूरा जाता हो, वो ऑटोमेटिक हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों हार्मोन क्या होता है? हार्मोन अपनी ज्ञात रंग को पूरी वेव में नहीं बनने देता। जैसे ये पूरी वेव है, साइन वेव, इसकी आकृति को बिगाड़ देता है, मतलब कि या तो यूँ कर देगा या अपने को यूँ कर देगा। ठीक है, ऐसे करके। तो हार्मोनिक्स क्या है? ज्ञात रंग को पूर्ण बनने नहीं देता है इसका। ठीक है, ये अपनी
और इसको ये है जो ख़त्म हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होते हार्मोन, जिनको ख़त्म किया जाता है कैसे कि जो वाइंडिंग है अपनी उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, शॉर्ट पिच कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट पिच करके पहला ये कारण है। दूसरा हम अपने मान सकते हैं कि अंशीय पिच का इस्तेमाल अपने करते हैं इसके कारण, जिसके कारण एक तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग उपयोग करें, एक आंशिक पिच का उपयोग करें, जिससे है जो ये हार्मोनिक्स है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आ भी सकता है, एग्जाम के अंदर अच्छा क्वेश्चन है। एक अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज पर निम्न में से एक कारण टर्मिनल वोल्टेज एक अल्टरनेटर में टर्मिनल वोल्टेज निम्न में से एक कारण पर निर्भर नहीं करती है। लोड के पावर फैक्टर, आर्मेचर प्रति प्रतिरोध नहीं है, सॉरी ये एक ही ऑप्शन हो गया यहाँ पे माय डियर, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे आर्मेचर प्रतिरोध नहीं, आर्मेचर प्रतिघात है। क्या है? आर्मेचर प्रतिघात। तो आर्मेचर प्रतिघात पर भी निर्भर करती है, आर्मेचर प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इन तीनों पे निर्भर करती है। ऑप्शन अपने को नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर राइट कर देंगे डी, ठीक है। और एक और इसका कारण तो आर्मेचर रिएक्टेंस होता है ना, उसका उस पर भी निर्भर करती है। देखो एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करनी है। जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दरअसल, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन के अंदर फुल लोड इंटू के अंदर 100, ठीक है, इंटू के अंदर 100 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहते हैं? लोड में परिवर्तन के साथ जो वोल्टेज होती है वो क्या परिवर्तन हो जाती है, बदल जाती है, जिसे वी आर कहा जाता है। तो उसका मान उत्तम कब होता है? इसका मान कई बार पूछ लेते हैं कि इसका मान जो आदर्श स्थिति के अंदर एक ट्रांसफार्मर आइडियल कंडीशन के अंदर एक वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना अपने को क्या होगा, बेटर रहेगा अपने के लिए, ठीक है। तो उत्तम रेगुलेशन के लिए गणितीय जो मान होता है वो निम्न हो, इसलिए अपने को वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया मिल सके। इतनी बातें थी, समझ में आ गई होगी। अगला है माय डियर क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये 72 स्लॉट है, 6 पोल है, 3 फेज धारा है, 3 फेज है एक अल्टरनेटर में। यदि कॉइल स्नैप 10 है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें, इसको लिखते हैं डी के डी से। जिस चीज़ को फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला जरूर याद करने, कई बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। फार्मूला मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। के डी बराबर साइन एम, ये होता है बीटा अपॉन 2 अपॉन के अंदर साइन, माय डियर यहाँ पे पहले एम लग जाएगा, और बीटा अपॉन के अंदर 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से बीटा अलग से निकलता है, एम अलग से निकलता है। बीटा के लिए मैं सूत्र लिखवाने वाला हूँ और एम के लिए भी, ठीक है। तो इन मान रख देंगे बीटा का निकाल के। बीटा कहाँ से आता है? तो बीटा कहाँ से आता है माय डियर, 180 डिग्री इंटू पोल बटे स्लोट, ठीक है। यहाँ से क्या आता है बीटा। और एम कहाँ से आता है माय डियर, एम कहाँ से आता है, स्लोट बटे फेस। फेस कितने सप्लाई में, सिंगल फेस है या 3 फेस, इंटू के अंदर पोल। तो यहाँ पे मैं अब ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। सूत्र समझ में आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा यार गलत बन गया ये, तो 180 इंटू पोल मेरे को कितने दिए थे, 6 पोल मेरे को दिए हुए थे, 180 लिख देंगे। और स्लोट है 72, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा, ये मेरे पास 12 आ गया, 180 बटे 12 बन गया, ठीक है। 180 बटे 12 करूँगा तो बीटा मेरे पास आ जाएगा माय डियर 15 डिग्री, ठीक है। बीटा मेरे पास 15 डिग्री आएगा। मेरे को तो मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी है डियर, सारा दिन लग जाता है ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार थोड़ा सा। देखो स्लोट कितने हैं, स्लोट 72 है, अभी यहाँ पे लिखे स्लोट माय डियर 72 है, फेस 3 है, इंटू के अंदर पोल 6 है, तो 6 3 18, 72 बटे एम का मान है ये 72 बटे 18, तो बराबर मेरे पास आ गया 4। एम का मान आ गया 4 और 15 आ गया बीटा, आ गया ना। अब देखो मैं इसको इक्वेशन को मैं दोबारा के डी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका मान एम बराबर बीटा माइनस 2 और साइन बीटा माइनस 2। माय डियर यहाँ मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ, साइन का साइन सेम रहेगा,
अभी m का मान मैं 4 निकाल के आया और बीटा का मान मेरे पास निकला 15/2 निकल गया। ठीक है, m का मान मेरे पास 4 है और साइन बीटा का मान मेरे पास 15/2। तो इस क्वेश्चन को मैं हल करूँगा तो ये होते हैं 15 चौके 60, 60 में 2 का भाग दूंगा तो कितने हुए 30। ऊपर कितना आ गया साइन 30 आ गया। ऊपर कितना मान आ गया मेरे पास साइन 30 आ गया, सॉरी डियर साइन 30 आ गया। इसको मैं हल करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू साइन साइन 7.5। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मेरे को माय डियर इसमें क्या करना होगा, साइन का जो मान है वो मालूम होना चाहिए। साइन का मान कितना होता है 0.5। ठीक है, साइन का मान 0.5। इसको मैं हल करूँगा। साइन 0.7 की जो वैल्यू मेरे को दिखती है माय डियर, 7.5 की वैल्यू क्या होती है 0.13। ठीक है, इंटू 4 कर देंगे। डियर माय डियर ऐसे नहीं करना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम कई स्टूडेंट क्या करते हैं 7.4 को गुणा कर देते हैं। ये साइन इसके साथ है, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा फिर उसको साथ गुणा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को मैं हल करता हूँ तो मेरे पास फाइनली आंसर जो आता है माय डियर वो क्या आता है 1 मिनट मार्कर बड़ा करने दो। अब दिखेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक अल्टरनेटर में प्रतिचुंबकीय को देखा जाता है। क्या रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड और ऑल सभी लोडों पे विचुंबकन पर। आपको पता है कि डीसी मोटरों में 2 प्रकार की और अल्टरनेटर में 3 प्रकार की और इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार की क्या होती है आर्मेचर रिएक्शन होते हैं। अल्टरनेटर में 3 प्रकार के। रजिस्टर लोड के अंदर कौन सी होगी विरूपण प्रतिक्रिया। विरूपण क्या होती है रिएक्शन बोलते हैं जिसको। कैपेसिटिव लोड पे होती कौन सी चुंबकन। ठीक है, और विचुंबकन प्रतिक्रिया हमेशा इंडक्टिव लोड पे होती है। समझ गए, या देखी जाती है जिसको बोल सकते हैं। देखो इसमें कई बार अपने को पावर फैक्टर भी पूछ लिया जाता है। आपको पावर फैक्टर वो सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन अंडर एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 15। एक अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होता है लीडिंग लैगिंग यूनिटी इकाई। अंडर एक्साइटेड जनरेटर का पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग होता है माय डियर। ठीक है, क्या होता है लीडिंग। और ओवर एक्साइट की मैं बात करूँ 1 सेकेंड। ओवर एक्साइट की मैं बात करूँ तो पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा लीडिंग होगा। यूनिटी कब होगा जब जनरेटर लेवल एक्साइट होगा। कई बार ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन का मान पूछ लेता है, इसमें ऋणात्मक होता है, ओवर एक्साइट में धनात्मक होता है, लेवल एक्साइट में 0 होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एक खुला परिपथ परीक्षण अभिलक्षण वक्र किसके मध्य खींचा जाता है तो प्रेरित ईएमएफ व उत्तेजना के आधार पर खींचा जाता है। और करंट ओसीसी होता है जो माय डियर सॉरी इसको ही बोलते हैं ओसीसी। ठीक है, और जो करंट और फील्ड के मध्य खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण वक्र। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज व लोड धारा के बीच में लोड अभिलक्षण वक्र। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखो किसी अल्टरनेटर में वोल्टेज संयोजित कर दिया जाए तो कितने 480 वोल्टेज है से बढ़कर 600 वोल्टेज हो जाती। तो वोल्टेज नियमन मतलब अपने को वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना माय डियर। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है VL इंटू 100। नो लोड की वोल्टेज अपने को दे रखी है कितनी है 480 और 480 इंटू 100 करेंगे मेरे पास उत्तर आएगा 37.7। कैलकुलेशन करके देख लेना आंसर सही आए तो। एक अल्टरनेटर की नेम प्लेट पर अंकित है, सभी अंकित होते हैं उपयुक्त सभी वोल्टेज भी स्पीड भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूल्यतः टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। क्या होगा P नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। एक मर्ज प्राइम संरक्षण जो प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, खालिस्तान के लिए उपयोगी थे। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर दोनों के लिए उपयोग में ली जाती है जो युक्ति होती है। ठीक है, ये है आज का अंतिम सवाल। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये आज का, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने चाहिए, कंफ्यूज करने वाले। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक भार प्रचालित अल्टरनेटर में लोड प्रचालित अल्टरनेटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होने हंटिंग दोष उत्पन्न होने का निम्न में से एक मुख्य कारण है। वायु अंतराल में वृद्धि, चुंबकन धारा बढ़ने के कारण, भार में परिवर्तन, उच्च भार के कारण। माय डियर, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। जिसने भी यहाँ वीडियो को देखी है, इस क्वेश्चन का मेरे को राइट आंसर करके बताओगे। ठीक है, कि एक भार प्रचालित अल्टरनेटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होने का निम्न में से एक मुख्य कारण है। एयर गैप में वृद्धि, जो मैग्नेटिक करंट इंक्रीज होने के कारण, लोड वेरिएबल के कारण, हाई लोड के कारण, हाई भार के कारण। ठीक है, क्वेश्चन बताओगे जल्दी से कमेंट करके आप। तो फाइनली ऐसे ही एग्जाम के अंदर ये अपना अल्टरनेटर का क्वेश्चन था माय डियर। जल्दी ही उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका सिलेबस से आधा कवर हो चुका है और आपका निकल जाएगा लगभग 5 से 6 दिनों में। सिलेबस आपका मैं निकाल दूंगा, कवर करवा दूंगा लगभग। अब आप आगे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो जाएगी। एक क्या रहेगा, MG सेट रह गया है और 3 फेज इंडक्शन मोटरें रह गई है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रह गई है। एक ट्रांसफार्मर रह गया है। कल मैं ट्रांसफार्मर की वीडियो अपलोड कराऊंगा। ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ के रखें माय डियर। तो फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, क्योंकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।